जिस तरीके से ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था, उसी तरीके से आज बनेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो सेम रहेगी, काम करने के तरीके में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। फॉर्मूला आपका रिजल्टेंट वेक्टर का सेम बनेगा। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है इसको समझिए। देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर्स इस तरीके से एक्ट करेंगे कि वो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बन सके। तो मैंने जो चीज़ बोली उसको पूरा समझिए। किसी एक पॉइंट पे, ये कोई एक पॉइंट है, इसको मैंने ओ पॉइंट मान लिया। किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर्स इस तरीके से एक्ट करेंगे कि वो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बन सके। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, और इस पॉइंट पे दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर। तो अब देखिए, ये एक पॉइंट है, कुछ ऐसा अपने दिमाग में कंसिडर करिए कि एक बड़ा सा पत्थर है, इसमें दो रस्सियां बांध रखी है, एक रस्सी ये बांधी है, एक रस्सी ये बांधी है। अब देखिए, यहाँ को भी खींचा जाएगा और यहाँ को भी खींचा जाएगा एक साथ। तो यहाँ पे को रखा पत्थर जाएगा कहाँ को, ना तो वो इधर को जाएगा ना तो वो इधर को जाएगा, वो कहीं इसके बीचों बीच जाएगा। तो ये दो वेक्टर्स अगर मैं इसके पैरेलल और इतने मैग्नीट्यूड की, इतने लेंथ की एक लाइन यहाँ पे को खींच दूँ कुछ इस तरीके से, और इसके पैरेलल और इतने मैग्नीट्यूड की एक लाइन यहाँ खींच दूँ, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम बनता है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग होता क्या है कि दो वेक्टर्स किसी एक पॉइंट पे इस तरीके से एक्ट करेंगे कि वो किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स बनाएंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो ये है डायगोनल और ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने काम क्या करना है, हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का ये जो एंगल है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। इसको मैंने मान लिया, ठीक है, इसको मैंने थीटा मान लिया। चलिए, अगर ये थीटा है, इसको मैं थोड़ा सा आगे को एक्सपेंड करूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या करेंगी, सेम एंगल ड्रॉ करेंगी। तो यहाँ पे को ये सब एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल बराबर होगा। और यहाँ से अपने काम को आसान करने के लिए एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और इसकी जो नेमिंग है, जैसे ये हो गया P, ये हो गया N, ये हो गया Q। और ये वाला जो एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर और इनिशियल वेक्टर के बीच का एंगल, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, हमारा काम क्या है, देखो सबसे पहले Pn की वैल्यू निकालना और Qn की वैल्यू निकालना। तो Pn और Qn की वैल्यू किससे निकल जाएगी, वो ये वाले ट्रायंगल से निकल जाएगी। देखो, ये है B वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा B के बराबर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, B के बराबर होगा, P से लेके Q तक का मैग्नीट्यूड। तो PQ कितना होगा, PQ दरअसल होगा B के बराबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल QPN, ट्रायंगल QPN, ये वाले ट्रायंगल पे काम करते हैं। ये वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे तो साइन कॉस वाला फार्मूला लगा दो। अगर साइन कॉस टेन में कन्फ्यूज़न होता है तो इसको ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन। तो सबसे पहले कॉस की वैल्यू निकाल लो। ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है Pn अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है QP। तो इम्प्लाइज दैट Pn की वैल्यू निकाल लो। Pn इक्वल्स टू ये हो जाएगा QP कॉस थीटा, QP कॉस थीटा। वैसे ही इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा इक्वल्स टू ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूज है
ये क्यू पी, तो यहाँ से क्यू एन की वैल्यू निकली। क्यू एन की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये निकल जाएगा क्यू पी से मल्टीप्लाई होगा क्यू पी साइन थीटा, ये इतनी निकल जाएगी। अब देखो पी एन की वैल्यू निकल गई है और क्यू पी की वैल्यू निकल चुकी है, तो इसमें एक काम करते हैं, ये इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है दो साइड निकल चुकी है, तो इस वाले ट्रायंगल पे क्यू पी एन वाले ट्रायंगल पे, ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि क्यू पी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, सॉरी एक मिनट रुकना, ये वाले ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल क्यू ओ एन वाले ट्रायंगल पे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ये हो जाएगा आपका ये वाला ट्रायंगल क्यू ओ एन वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल पे देखो ये वाली साइड का स्क्वायर और ये वाली साइड है क्या, आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर होगा, तो यानी कि इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली साइड का स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर क्यू एन का स्क्वायर। ओ एन कितना है, ओ से लेके पी तक और प्लस पी से लेके एन तक, ओ पी प्लस पी एन इसका स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये सही रहेगा। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी, इसके बदले में ए रख सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी एन हमारा कितना निकला था इक्वेशन नंबर 1 से, क्यू पी कॉस थीटा, और क्यू पी कितना होगा, क्यू पी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है यानी कि बी के बराबर, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। पी एन के बदले रखेंगे क्यू पी कॉस थीटा और क्यू पी हो जाएगा बी, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो यानी कि उसका हाँ बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू एन के बदले क्यू पी साइन थीटा रखेंगे, तो क्यू पी साइन थीटा जब रखा जाएगा तो क्यू पी की वैल्यू देख लीजिए, क्यू पी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि इसके बराबर होगी, तो ये होगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बहरहाल ये हम लोगों की इतनी इक्वेशंस बनती है, ठीक है। तो अब इसमें काम क्या करना है, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान हो चुका है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये बनेगा आप लोगों का, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी इतना पूरा है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलूँ तो बी इतना पूरा होगा, यहाँ पे को बी की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 ए के बदले यहाँ पे को है कैपिटल ए और बी के बदले है बी कॉस थीटा प्लस फिर देखो ये वाला आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन किया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये वाले में से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो देखो ए स्क्वायर तो अपनी जगह में रहेगा प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2ab कॉस थीटा ऐसा ही रहेगा, 2ab कॉस थीटा ऐसा ही रहा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस ये आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूँ तो ये निकल जाएगा अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ऑलमोस्ट वही फार्मूला बनता है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बनता है। तो फार्मूला सेम रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करने हैं तो फिर ऐसे ही ऐड करो, बस ये फार्मूला याद रख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब देखो कॉस थीटा अगर इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, थीटा है इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, इन केस अगर थीटा जीरो हो जाता है, थीटा जीरो होने का ये मतलब है, इसको कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे ये है, ठीक है, ये है एक वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। थीटा जीरो होने का मतलब ये वेक्टर ठीक इसके ऊपर आ जाएगा, थीटा जीरो हो गया तो थीटा जो जीरो हो गया तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उस केस में थीटा जीरो होगा, ठीक है, फॉर सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए थीटा जीरो होगा। इसमें थीटा जीरो रखो, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो यह आ जाएगा, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका अंडर रूट हटा दोगे तो आर इक्वस टू कितना बचेगा, आर इक्वस टू बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। तो यानी कि अगर थीटा जीरो होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, सम होगा। यानी कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों का सम होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स कि ये है अपोजिट डायरेक्शन, इस तरीके से आ जाएगा, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये था, इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा, ये वाला एंगल था थीटा, सेम डायरेक्शन यानी कि ये वेक्टर इधर को है और ये वेक्टर भी इधर ही को हो गया, तो एंगल जीरो। अब ये वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मान लो इतने में पहुंचा तो ये 90 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इधर को हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे को कॉस 180 डिग्री की वैल्यू रख दो तो माइनस आ जाएगा। तो बस इतना ही अंतर है इसमें। तो बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।